Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be great. I am also fine. Today, we are going to discuss your chapter number 2, The Sound of Music, from your book Beehive. And as you know, this is a chapter of class 9th. And today we will discuss second part of this chapter. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. फर्स्ट पार्ट जो है एवलिन ग्लैनी के बारे में है, ठीक है. और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द सहनाई है ये, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ बिस्मिल्लाह खान. आपने बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना होगा, निश्चित रूप से सुना होगा. ये उनकी तस्वीर है यहाँ पे. ही इज़ वेरी रिनाउंड म्यूजिशियन और शहनाई प्लेयर, बहुत ही ज़्यादा फेमस भारत में, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो है बहुत फेमस शहनाई प्लेयर रहे हैं. ये आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं. और ये शहनाई है जिसको कि इन्होंने फेमस किया है. इस शहनाई को वर्ल्ड लेवल में या इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस करने का जो श्रेय मिला है वो बिस्मिल्लाह खान को मिला है. और आपने सुना भी होगा, शहनाई अब बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बन चुकी है. जनरली शहनाई जो है शादियों में बजाई जाती है, ठीक है. तो चलो अब चैप्टर की तरफ चलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं. तो ये चैप्टर बिस्मिल्लाह खान की लाइफ के बारे में है. उन्होंने किस तरीके से अपनी फेम को प्राप्त किया, प्रसिद्धि प्राप्त की, किस प्रकार से शहनाई का विकास हुआ है ना, किसने शहनाई को बनाया है, इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा है. इस प्रकार से एक कहानी है और उसके बारे में है ये चैप्टर. तो पढ़ते हैं ज़रा. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. एम्परर जो औरंगजेब था, औरंगजेब का आपने नाम सुना होगा. एक मुस्लिम शासक था जो बहुत ही क्रूर था और जो है संगीत से बहुत नफ़रत करता था, ठीक है. तो उसने बैन किया था. बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगा दिया था. द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी संगीत इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण. किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्लेइंग पे उसने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था. कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. अब उसने क्या कर दिया था, इसको बैन कर दिया था. उसने पुंगी को कहा था कि इन द रॉयल रेजिडेंस में, फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ा सा तीखी है, श्रिल है, और अनप्लीजेंट है, मतलब अच्छी नहीं लगने वाली आवाज़ है. तो शुरू से समझते हैं. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. उन्होंने जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेशली पुंगी को जो है बैंड कर दिया था. इन द रॉयल रेजिडेंस, अपने शाही महल में. रॉयल रेजिडेंस का मतलब शाही महल में. फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा श्रिल थी, तीखी थी. यहाँ पे देवी रखा श्रिल का मीनिंग, और अनप्लीजेंट थी, मतलब अच्छी नहीं लगने वाली थी. तो ये पुंगी हुआ करती थी उस समय जब औरंगजेब का शासनकाल था, पुराने ज़माने में. तो इस तरह से ये मोटी बीच में होती थी, जैसे बीन्स बजाते हैं सांपों को. तो वैसे जो शासक होते थे पुराने, तो उनके दरबारों में जो है अक्सर गायन बाजन करने वाले लोग होते. तो उन्होंने उनमें से जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था. आगे समझते हैं. पुंगी बिकेम अ जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. अब पुंगी बन गया था, बिकेम का मतलब बन गया था, द जेनरिक नेम मतलब कॉमन नेम, फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. रीडेड का मतलब होता है जो, देखो जेनरिक का मतलब कॉमन है, रीडेड का मतलब जिसके अंदर छेद होता है, ठीक है, हवा से जिसको बजाया जाता है. नॉइस मेकर मतलब हवा से बजाए जाने वाले, नॉइस में आवाज़ करने वाले उपकरण. तो उसका एक जेनरिक कॉमन नाम बन गया था, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. Few had thought that it would one day be revived. बहुत कम लोगों को लगता था कि ये एक दिन क्या हो जाएगी. रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित होना. तो सेकंड फॉर्म यूज है तो रिवाइव्ड, पुनर्जीवित होगी. मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा लगता था. थॉट मतलब सोचते थे, बहुत कम लोग ऐसे सोचते थे. फ्यू मतलब बहुत कम लोग ऐसे सोचते थे कि ये जो पुंगी है ये एक दिन दोबारा रिवाइव होगी, मतलब फिर से इसका यूज़ किया जाएगा. क्योंकि एम्परर जो औरंगजेब था उसने पूरी तरह से पुंगी को बैन कर दिया था, तो इसलिए वो चलन में बाहर हो गई थी. तो ऐसे लोग सोच रहे थे कि धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगी. तो होता क्या है कि ए बार्बर
of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब क्या होता है कि एक बार्बर होता है जिसको कि आप बोलते हैं कि नाई, ठीक है। तो एक नाई क्या करता है, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, प्रोफेशनल का मतलब जिनका प्रोफेशन व्यवसाय ही म्यूजिक है, उनकी फैमिली से एक बार्बर था और उसने क्या किया, ये बार्बर के लिए हु का यूज़ किया गया है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी क्या थी, एक्सेस थी। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच थी, कहाँ तक, रॉयल पैलेस, मतलब रॉयल पैलेस कहा जाता है जो शाही महल होता है, जो राजाओं का महल होता था, उसकी वहाँ तक पहुँच थी उस बार्बर की, ठीक है, इस बार्बर की। और उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइडेड किया, डिसाइडेड मतलब निर्णय किया, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने ये निर्णय किया है कि ही विल इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब सुधारना होता है, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, सुधारना। ही विल इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी, टोनल मतलब जो धुन होती है, जो इसकी ख़राब सी धुन थी उसको वो क्या करेगा, पुंगी की धुन को अच्छी सुरीली धुन बनाएगा, मतलब ताकि किसी को ख़राब ना लगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने क्या करा, उसने चुना एक पाइप को, एक पाइप चुना उसने, विद अ नेचुरल होलो स्टेम। और वो कैसा पाइप था, एक स्वाभाविक, नेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक रूप से, होलो मतलब जो खोखला था, स्टेम मतलब तना, एक ऐसा तना चुना उसने, जैसे आपने देखा होगा बांस होता है अंदर से खोखला होता है, जैसे बांसुरी का जो पाइप जिसमें बांसुरी बनती है वो भी अंदर से खोखला होता है, तो ऐसी तना उसने चुना। स्टेम का मतलब तना होता है। दैट वॉज लॉन्गर, जो कि थोड़ा लंबा था, एंड ब्रॉडर, थोड़ा चौड़ा भी था, देन द पुंगी, पुंगी से थोड़ा लंबा था और चौड़ा था, ऐसा तना उसने चुना। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने क्या किया, उस बार्बर ने उस पाइप की जो उसने बनाया था, नेचुरल था जो, उसके जो बॉडी थी उस पर 7 छेद कर दिए। देखा होगा आपने, पुंगी के ऊपर छेद होते हैं, बांसुरी के ऊपर जो छेद होते हैं, तो होल्स का मतलब छेद कर दिए थे उसकी बॉडी के ऊपर, उस तने के ऊपर से। When he played on it, जब उसने इसको बजाया, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब क्या होता है, when he played on it, जब उसने इसको बजाया, closing and opening, खोलते हुए, बंद करते हुए और खोलते हुए, ठीक है, some of these holes, इनमें से कुछ होल्स को उसने क्या करा, बंद करा फिर खोला, जैसे बांसुरी को हम बजाते हैं। सॉफ्ट एंड, तब क्या हुआ, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स, मधुर और बहुत, मेलोडियस का मतलब सुरीली, साउंड्स मतलब आवाज़, वर प्रोड्यूस्ड उत्पन्न हुई, जैसे आपने देखा होगा बांसुरी की कितनी अच्छी सुंदर आवाज़ होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। अब जो बार्बर था उसकी पहुंच तो थी शाही महल तक, तो उसने जो है, जो इंस्ट्रूमेंट था, जो उसने, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण, जो पुंगी है उसके लिए बोला जाता है, जो उसने ऐसी बना दी थी पुंगी को, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, पहले वो बीच में से मोटी थी, अब वो ऐसे बन गई। तो उसने क्या करा, उसने उसको प्ले किया, बिफोर मतलब के पहले, किसके पहले, रॉयल्टी, जो राज परिवार था उसके सामने, एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और हर कोई जो है उसको देख के प्रभावित हो गया। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, सेकंड फॉर्म का यूज़ है, और पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट टेंस का, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म का यूज़ है। तो हर कोई उसको देख के क्या हो गया, प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट, अब देखो द का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट से हम पहले परिचित हो चुके हैं, तो जिस चीज़ से हम पहले परिचित हो जाते हैं उसके पहले द का यूज़ होता है, ठीक है, आर्टिकल होता है द। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये इतना डिफरेंट था, अलग था, फ्रॉम मतलब किससे, पुंगी से, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, इसको एक नया नाम दिया जाना था, मतलब इसको एक नया नाम दिया जाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये जो है पुंगी से बहुत डिफरेंट था, इसलिए इसका नाम दूसरा होना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे बात बढ़ती गई, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई। अब देखो इसका नाम सहनाई क्यों पड़ा, ये समझाया गया है। इसका नाम सहनाई इसलिए पड़ा क्योंकि सिंस, चूँकि, इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन, यहाँ पे सिंस का मतलब चूँकि है, ठीक है, इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर। शाह का मतलब पहले कहा जाता था राजाओं को, राजा को पहले क्या कहते थे, शाह बोलते थे, क्योंकि ये पहले जो है शाह के चैम्बर, चैम्बर जो उनका राजा का जो चैम्बर होता है जहाँ राजा बैठता है, सुनवाई करता है कुछ भी,
वहाँ पे पहली बार उसके दरबार में पहली बार बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और बजाया किसके द्वारा गया था? एक नाई के द्वारा, बारबर जिसको बोलते हैं। इसीलिए द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। देखो शाह और नाई, तो शाह और नाई से बना हुआ है शहनाई। ये जो नाम पड़ा है ये शाह के दरबार में सबसे पहले बजाया गया, और बजाया किसके द्वारा गया? नाई के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शहनाई। रॉयल्टी मतलब राज परिवार है। चलो अब इसके नाम के बारे में चर्चा होगी, आगे देखते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो शहनाई की आवाज़ होती है, जैसे आपने गाना भी सुना होगा कि शहनाई जो शादियों में बजती है, तो साउंड जो आवाज़ थी ऑफ शहनाई की बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, मानी जाने लगी। कंसिडर्ड मतलब मानी जाने लगी। क्या? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। तो धीरे धीरे जो है जो शहनाई की आवाज़ थी उसको शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और अब क्या हुआ? एंड फॉर दिस रीज़न, इस कारण से, इट इज़ स्टिल, यह अभी भी, प्लेड इन टेम्पल्स, बजाई जाती थी टेम्पल्स में, एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और किसी भी उत्तर भारतीय, नॉर्थ इंडियन का मतलब उत्तर भारतीय, वेडिंग का मतलब विवाह की एक ऐसी अवयव, कंपोनेंट का मतलब अवयव बन गई। कैसी अवयव बनी? एन इंडिस्पेंसेबल। और इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनिवार्य, नेसेसरी, मतलब शादी में जिसका होना बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐसी चीज़ ये बन गई थी। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंड ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। देखो ये एनसेम्बल है ना, जो इसको ensemble पढ़ते हैं, ensemble, ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रुप। तो इन द पास्ट, पहले मतलब भूतकाल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, नौबत का एक हिस्सा हुआ करती थी। नौबत क्या होता है? जिसको कहा जाता है ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स का मतलब जो शाही महल होते थे, राजाओं के महल होते थे, वहाँ पे 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते थे, उपकरण होते थे, गाए बजाने जाने वाले। तो उनमें, उनके ग्रुप में से एक होता था शहनाई, ठीक है। ये ऑस्पिशियस का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। तो राजा के दरबार में जो 9 उपकरण होते थे बजाए जाने के लिए, तो उनमें से पास्ट में जो है, पुराने जब राजा हुआ करते थे, तो शहनाई भी एक होता था। नेक्स्ट देखते हैं। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब हाल ही तक जो है इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, इसको केवल जो है पहले ये महल तक थी, तो उसके बाद ये टेम्पल्स में आई। इट वॉज यूज्ड ओनली, इसको सिर्फ यूज़ किया जाता था, ठीक है। यूज्ड ओनली मतलब सिर्फ यूज़ किया जाता था टेम्पल्स, मंदिरों में, और वेडिंग्स में, शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द क्रेडिट मतलब जो इसका फ़ायदा, जो इसका कहते हैं कि क्रेडिट, जो जिसने इसको लाया, फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, लाने के लिए, जो एक ये कह सकते हैं हम कि क्रेडिट का मतलब ये है कि जो जिसने इसको आगे बढ़ाया, मतलब फॉर ब्रिंगिंग, लाने के लिए, दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को, किसको? शहनाई को, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज पे जिसने इसको लाया, गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो वो क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5 ईयर ओल्ड, एक 5 वर्ष के बच्चे के रूप में, एज मतलब के रूप में, किसके रूप में? ए 5 ईयर ओल्ड, एक 5 वर्ष के बच्चे के रूप में, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। जब बिस्मिल्लाह खान साहब 5 साल के थे, तो बिस्मिल्लाह खान साहब प्लेड करते थे, खेलते थे गिल्ली डंडा। आपने सुना होगा, पहले बहुत खेलते थे बच्चे गिल्ली डंडा। नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास में, इन एंशिएंट स्टेट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, एस्टेट का मतलब रियासत, डुमरांव इन बिहार, बिहार की एक प्राचीन रियासत, ज़िला मान सकते हैं आप। डुमरांव में क्या करते थे वो? गिल्ली डंडा तालाब के किनारे खेला करते थे। व्हेन ही वॉज 5 ईयर्स ओल्ड। चलो आगे देखते हैं कैसे कैसे उन्होंने शहनाई को फेमस किया। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। अब क्या होता है? ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी,
वो बिहारी जी टेम्पल वो रेगुलरली जो है नियमित रूप से क्या करते थे, जाया करते थे टू द नियर बाई, पड़ोस के पास के ही, ठीक है, बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे। देखो वुड का पास्ट यूज़ होता है पास्ट हैबिट के लिए, जो हमारे पुरानी आदतें होती हैं उनके एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ होता था। तो ही वुड रेगुलरली, वो हमेशा जाया करते थे। हिंदी में इसका अर्थ ऐसा आता है, जाया करते थे, ये सब किया करते थे। तो रेगुलरली टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल में जाते थे, वहीं आसपास में, टू सिंग द भोजपुरी चैता। भोजपुरी चैता एक भोजपुरी सॉन्ग होता है, उसको गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, और उसके समाप्ति पे उनको दिया जाता था एक बड़ा लड्डू, वेइंग 1.25 kg, जिसका जो वेट होता था, वेइंग मतलब जिसका वेट होता था 1.25 kg, ये प्राइज़। और ये लड्डू उनको एक प्राइज़ के रूप में दिया जाता था, गिवन बाय द लोकल महाराजा। लोकल जो स्थानीय महाराजा थे वहाँ के, उनके द्वारा उनको इनाम के रूप में दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ये सब हुआ था 80 साल पहले, और आज से तो लगभग 100 साल, 102 5 या 6 साल पहले हुआ करता था। एंड द लिटिल बॉय, और जो छोटा सा बच्चा बिस्मिल्लाह खान था उस समय, हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। उनको ट्रैवल करना पड़ा बहुत दूर तक, फार टू अर्न, बहुत दूर तक का सफ़र तय करना पड़ा, टू अचीव द सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, हाईएस्ट, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने के लिए, भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा सफ़र उनको तय करना पड़ा। चलो आगे देखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2001 में भारत सरकार के द्वारा बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. Born on, यहाँ तक समझते हैं, Born on 21st March 1916, 21 मार्च 1916 को बॉर्न होने के फलस्वरूप बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स, संबंध रखते हैं, बिलोंग का मतलब संबंध रखते हैं, टू अ वेल नोन फैमिली, एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन मतलब फेमस होता है, प्रसिद्ध परिवार, ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस के एक प्रसिद्ध परिवार से संबंध रखते हैं, जो कहाँ से आता है, बिहार से आता है, फ्रॉम बिहार। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादा थे, रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में क्या थे, वो शहनाई नवाज थे, मतलब बहुत बड़ा पद था उनके पास संगीतज्ञ का। तो उनके दादा रसूल बख्श खान भी क्या थे, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और उनके जो अन्य जो पैतृक पूर्वज थे, पैतृक पूर्वज मतलब पिता के पक्ष के जो पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी बहुत महान शहनाई प्लेयर्स थे। तो इस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान का जो पूरा ख़ानदान था वो पूरा म्यूजिक से जुड़ा हुआ था, और बहुत ही जो है प्रसिद्ध संगीतज्ञ उसके परिवार के लोग थे। चलो आगे देखते हैं। द यंग बॉय टुक म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। जो यंग बॉय बिस्मिल्लाह खान के लिए बोला गया है, उन्होंने क्या किया, टुक टू म्यूज़िक, टुक टू का मतलब, टेक टू का मतलब होता है आदत बना लेना, स्वभाव में लेके आ जाना, म्यूज़िक को, संगीत को उन्होंने अपनी आदत बना ली थी, अर्ली इन लाइफ, जीवन में बहुत शुरू से ही, ठीक है। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle's practice द शहनाई। यहाँ तक समझते हैं, फुल स्टॉप है, एक ही सेंटेंस है। द यंग बॉय टुक म्यूजिक, अच्छा ये मैंने समझा लिया था। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र के समय, व्हेन, जब, हिज मदर टुक हिम, जब उनकी माँ ले गई थी उसको, कहाँ ले गई थी, टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, उसके मैटरनल के अंकल के हाउस में, जो कहाँ था, इन बनारस, बनारस में। इसका मतलब उनके जो मैटरनल मतलब मामा, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, ठीक है, उसके मामा के घर ले गई थी, इन बनारस, बनारस में। तो अब आपको ये पता लग गया है कि ही वॉज बॉर्न इन डुमरांव बिहार, बट हिज मदर वाज फ्रॉम बनारस, जिसको कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, जहाँ से आवर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है सांसद भी हैं। तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, अब वो अपने मामा के घर गए, तो 3 साल के थे उस समय। तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड मतलब वेरी अट्रैक्टेड
वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस, अपने जो मामा थे उनकी प्रैक्टिस को, अभ्यास को देख करके, द शहनाई, अपने जो मामा थे उनके वो शहनाई बजा रहे थे उसका अभ्यास को देख के वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे। व्हेन ही वाज जस्ट 3 years ओल्ड, सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, बहुत जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने वहाँ शुरू कर दिया। अकम्पनिंग का मतलब होता है साथ देना, हिज अंकल, अपने अंकल का, और उनका नाम था अली बख्श, ठीक है। तो ये उनके अंकल मामा थे। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे कि उनके कहाँ पे दिया उन्होंने अपने मामा के साथ बजाया शहनाई, विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में, जहाँ पर कि वेयर बख्श, उनके जो अली बख्श जो उनके मामा थे, वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, तो एक मंदिर में उनके जो मामा थे वो शहनाई बजाया करते थे। तो इस प्रकार से एक यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसका परिचय देने की भी कोशिश की जा रही है कि वो इस तरह के मुस्लिम होने के बावजूद भी मंदिर के लिए शहनाई बजाया करते थे। चलो आगे देखते हैं। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, उनके जो मामा थे अली बख्श वो बजाया करते थे, क्या बजाया करते थे, शहनाई, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट, वो बिस्मिल्लाह खान बैठा करते थे, कैप्टिवेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यानमग्न, अट्रैक्टेड, फॉर आवर्स ऑन एंड का मतलब है लगातार, मतलब इंसेसेंटली, ठीक है, बिना रुके, कई घंटों तक बैठा करते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, उन्होंने शुरू किया लेसन्स प्राप्त करना, मतलब सीखना शुरू किया, इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को बजाने में, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो बैठा करते थे अभ्यास करते हुए मतलब प्रैक्टिसिंग मतलब अभ्यास करते हुए, थ्रू आउट का मतलब शुरू से लास्ट तक, द डे, पूरे दिन भर बैठा करते थे अभ्यास करते हुए। तो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। नेक्स्ट, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the bank of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। अब क्या होता है, for years मतलब कई सालों तक जो है, to come the temple of बालाजी and मंगला मैया and the banks of Ganga became, तो कई सालों तक जो है जो टेम्पल था, बालाजी का टेम्पल था, वहाँ आना और मंगला मैया के मंदिर में आना, एंड बैंक्स ऑफ गंगा मैया के तट पे आना, बैंक का मतलब तट होता है, बीकेम बन गया था, यंग अप्रेंटिस, युवा, जो अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखुआ, प्रशिक्षु था वो उस समय, फेवरेट हॉन्ट, तो जो ये बिस्मिल्लाह खान के लिए बात की गई है, उनका पसंदीदा हॉन्ट मतलब प्लेस, ये सब बन गए थे, ठीक है। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो कर सकते थे प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, एकांत में, सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत में प्रैक्टिस कर सकते थे, अभ्यास कर सकते थे, इसलिए ये उनकी फेवरेट जगह बन गई थी। बालाजी का टेम्पल हो गया, ठीक है, मंगला मैया और गंगा का किनारा, तट। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, जो बहता हुआ, फ्लोइंग मतलब बहता हुआ, वाटर्स पानी, जो फ्लोइंग है यहाँ पे ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, बहता हुआ पानी जो गंगा का था, इंस्पायर्ड, उसने उनको इंस्पायर किया, क्या इंस्पायर किया, बिस्मिल्लाह खान को, हिम का यूज बिस्मिल्लाह खान के लिए किया गया, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है टू डिवेलप, विकसित कर देना, और आविष्कार करना ऐसे रागों का, दैट वर अर्लियर, जिनको कि पहले, अर्लियर का मतलब पूर्व में, कंसीडर्ड का मतलब माना जाता था, टू बी बियॉन्ड, टू बी मतलब होना, बियॉन्ड मतलब परे, द रेंज ऑफ शहनाई, शहनाई की पहुँच से, रेंज मतलब पहुँच से परे माना जाता था, ऐसे राग उन्होंने डेवलप कर दिए थे। तो चलो आगे चलते हैं, अब यहाँ से पढ़ते हैं। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में ही जो है बिस्मिल्लाह खान ने कंपनी किया था, साथ दिया था, हिज अंकल, अपने अंकल अली बख्श का, एट द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, म्यूज़िक का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था उसमें, इलाहाबाद में। एट द एंड ऑफ दिस रिसाइटल, इस रिसाइटल का मतलब है इस गायन या इस प्रोग्राम के अंत में,
उस्ताद फैयाज़ खान जो कि बहुत फेमस एक संगीतज्ञ हो चुके हैं, ठीक है, उन्होंने पेटेड थपथपाया था द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, उस युवा लड़के की पीठ को थपथपाया था एंड सेड, और कहा था वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो और यू शैल मेक इट मतलब यू विल डू इट, आप इसमें सफल हो जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक। अब क्या हुआ, लखनऊ में एक विद द ओपनिंग मतलब शुरू होने के साथ ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के शुरू होने के साथ कहाँ पे, इन लखनऊ में, कब, इन 1938 में। केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक का मतलब यहाँ पे है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में ये आया जब वहाँ पे लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का एक सेंटर खुला। ही सून बीकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वो शीघ्र ही बीकेम मतलब बन गए, एन ऑफन हर्ड एक अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो पर। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब भारत ने प्राप्त की स्वतंत्रता, ऑन 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को भारत ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है। बिस्मिल्लाह खान बीकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान बन गए थे पहले भारतीय क्या करने वाले, टू ग्रीट, यहाँ पे जो टू ग्रीट है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव है और ये उद्देश्य दिखाता है। तो टू ग्रीट मतलब अभिवादन करना या स्वागत करने वाले, द नेशन विद हिज सेनाई, अपनी सेनाई के साथ सबसे पहले स्वागत करने वाले पहले व्यक्ति बने थे बिस्मिल्लाह खान। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के भाषण से पहले जो है लाल किले से जो है सेनाई बजा के देश का स्वागत किया था, अभिवादन किया था। कब, 15 अगस्त 1947 को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। He poured his heart out into Ragas Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने पोर मतलब उड़ेला, हिज हार्ट अपने दिल से, इनटू रागा काफ़ी को उड़ेला उन्होंने, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेनाई को बजाया, फ्रॉम द रेड फोर्ट से, लाल किले से, टू एन ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागणों को, विच इंक्लूड जिसमें कि शामिल थे, इंक्लूड मतलब सम्मिलित होना होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उन श्रोताओं में शामिल थे, हु लेटर गेव जिन्होंने बाद में दी, हिज फेमस अपनी प्रसिद्ध, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाग्य से मिलने का वादा करके, ऐसे एक स्पीच थी उनकी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड, और इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान ने उसके बाद जो है बहुत सारी हैज़ गिवन दिया है, मैनी मेमोरेबल बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेस मतलब प्रदर्शन, बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड का मतलब होता है फॉरेन, विदेशों में भी कई सारी यादगार उन्होंने प्रदर्शन दिया है। तो यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब वादा है और सोवेनियर ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा, इसका मतलब यादगार या स्मृति होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये चैप्टर बहुत लंबा होने के कारण इसका जो अगला पार्ट है वो शीघ्र ही मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको यहाँ नीचे जो आपको रेड बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको जो भी नई वीडियो मैं बनाता हूँ वो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड like the video.